Hello, good morning, friends, and good morning to my all the lovely to be moms and to be dads. So today we are going to discuss about some of the myths and facts in pregnancy because pregnancy is a very long journey of 9 months. फिर उसके बाद baby delivery and baby care, so it takes around 1 year to be during this phase. And इस दौरान जो होता है कि ये एक मिराकल, एक चमत्कार या एक एंजल आपके घर आता है, आप उसके आने की सारी तैयारियां करते हैं और जैसे ही आपके आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, सो दे शॉवर सो मेनी ऑफ एडवाइसेस, तो ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ये मत खाना, यहाँ मत जाना, यहाँ मत आना. So the couple is very confused. So today we are going to burst some of the myths during this pregnancy hour. So we are going to start with the some of the myths. वैसे तो बहुत सारे myths है, पर हमने आज बहुत कोशिश की है कि हम कुछ common myths जो है वो share करें, उसके बारे में discuss करेंगे. So first we will start with the prayer. ओम असतो मा सद्गमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम मृत्योर्मा अमृतम गमयम ओम शांति शांति शांति. सो सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, एक मिरेकल होता है. नाउ यू आर स्टार्टेड विद द प्रेगनेंसी एंड नाउ एक बहुत सी कोमल सा पौधा आप जैसे नर्चर करते हैं, वैसे ही आप प्रेगनेंसी को नर्चर करते हैं अपने संस्कार से, अपने ज्ञान से या अपने क्वालिटीज से बेबी को शेप करना चाहते हैं. सो आवर लाइफ इज शेप्ड बाय आवर माइंड एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक. हम जो प्रेगनेंसी में सारा ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, ये सारी चीजें हो गई आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में. बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? सो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. और इसी के लिए हमें कुछ चीजें अलग से करनी चाहिए जो कि रूटीनली पहले नहीं की जाती थी, या प्रेग्नेंट कपल्स उस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट. अब ये मिथ्स कैसे बने? आप ये सोचते होंगे कि इतने सारे मिथ्स आए कहाँ से. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि की एंड का कपल जो था, की वॉज वेरी मच लाइक शी वॉज वेरी एंशियस टू बी प्रेग्नेंट, टू बिकम प्रेग्नेंट, कि वो कैसे मैनेज करेगी, जॉब कैसे मैनेज करेगी, अपना घर, बेबी, हाउ शी विल मैनेज ऑल द थिंग्स. उसका फ्रीडम भी चला जाएगा या उसके फिजिकल चेंजेस कुछ होंगे. सो our elders, they help us to cope up with all these things. And जो प्रेगनेंसी है, जो ये एक रोलर कोस्टर राइड है, देन यू हैव टू लाइक एक मेंटली आप अगर पीसफुल और माइंडफुल रहेंगे तो आपकी ये जो राइड है वो स्मूथ हो सकती है. सो फर्स्ट मिथ, जैसे कि आपको सबको ही पता होगा या फिर सुना होगा कि जैसे ही पता चलता है यू आर प्रेग्नेंट, शी विल गेट द एडवाइस, नाउ यू आर नर्चरिंग अ लाइफ इन योर वूम, सो यू शुड ईट फॉर 2 people, या फिर आपको डाइट जो है डबल लेना चाहिए. बहुत से कपल्स आते हैं, हस्बैंड्स आर वेरी एंग्री और दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द लेडीज डाइट. जो प्रेग्नेंट मदर होती है, शी इज फीलिंग नॉशिया, वॉमिटिंग, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अनइजीनेस लगता रहता है, शी फील्स लाइक ईटिंग बट शी कैन नॉट. तो ये सारी चीजें जो है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं. प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, दैट लीड्स टू नॉशिया एंड वॉमिटिंग, और वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है. सो बिकॉज यू विल नॉट एंटर अप इन फूड पॉइजनिंग, या आप बाहर का कुछ भी ऐसा ना खाओ जिससे कि बेबी को हार्म हो सके. इसीलिए 2 लोगों का जरूरी है क्या खाना? मतलब अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्या उसे स्टार्टिंग से डबल खाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सो इट इज लाइक कि आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, बिकॉज ये एक मिथ है. जैसे कि आपको सबको पता है कि
प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जब बेबी बहुत ही टाइनी होता है और जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जैसे कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं। सो कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 285 टू 300 या फिर 350 तक हम मान के चल सकते हैं, और लैक्टेशन में ज्यादा होती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट है या फिर आयरन है, कैल्शियम है, फोलेट है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ द बेबी, बिकॉज जो भी बेबी का डिमांड होता है दैट इज ऑल कवर्ड विद द बेसिक जो मदर का न्यूट्रिशन स्टोर होता है उसी से हो जाता है। सो देर इज नो नीड कि स्टार्टिंग से व्हेन शी इज फीलिंग नॉसिया और वॉमिटिंग and she is not able to eat what she should, so is these 3 months is a हम उसको बोल सकते हैं कि यू कैन बी एट ईज, रिलैक्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन ईट, एंड जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वॉट एवर इट मे बी, फ्रूट्स है, नट्स है, या फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है, या फिर एनीथिंग शी वांट्स she can eat except for some restrictions, so she can have all that food. अनदर थिंग इज कि जैसे अगर मदर का वेट गेन कभी नहीं होता है या फिर किसी का ज्यादा होता है, तो क्या हम ये मान ले कि वो डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द बेबीज वेट है? इज मोर मदर वेट गेन इज गुड फॉर द बेबी? क्योंकि अगर मदर का वेट मान लो पहले से ही 80 केजीज है एंड देन शी गेन्स अराउंड 10-15 केजी, सो क्या बेबी का वेट 4.5 केजी होगा? क्या ये बहुत अच्छा रहेगा? मीन्स इट ऑल डिपेंड्स कि मदर का प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है, हाउ शी इज हैविंग द न्यूट्रिशन, उनका बैलेंस डाइट है या नहीं है। बैलेंस डाइट इन द सेंस कि जो प्रोटीन का पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। प्रोटीन्स है, आयरन, कैल्शियम, एंड द स्ट्रेस लेवल या फिर और कोई मेडिकल फैक्टर्स तो नहीं है, that all we have to take into consideration, because excessive weight gain is associated with gestational diabetes, hypertension या preeclampsia, जो हम प्रेगनेंसी में associated hypertension होता है उसे बोलते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो चुका है देन पोस्टपार्टम वो वेट जो है वो रिटेंशन हो जाता है। मान लो अगर पहले प्रेगनेंसी में शी हैज गेन्ड अप टू 90 to 95 kgs, then after delivery some of the weight is reduced, around 4-5 kg आपका वेट रिड्यूस होता है। then postpartum period you are eating and lactating, then if you will not lose the weight अकॉर्डिंग लाइक आपका जो प्री प्रेगनेंसी है या आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए, इफ यू नॉट यू लूज दैट वेट देन दैट वेट इज गोइंग टू बी रिटेन विथ यू। सो पोस्टपार्टम वेट रिटेंशन के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और बेसिकली मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, वुंड इन्फेक्शंस है या सिजेरियन डिलीवरी, ये सारी चीजों के रेट जो है ज्यादा वेट गेन होने से बढ़ जाते हैं। बिकॉज देखेंगे तो मैटरनल वेट गेन इट इज नॉट जस्ट बेबीज वेट गेन, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, या यूट्रस का वॉल्यूम बढ़ता है, या ब्रेस्ट बढ़ता है, ओवरऑल इट कंपाइल्स टू 10 to 13 kgs. So it all depends on your BMI, like अभी जैसे बात की कि प्री प्रेगनेंसी वेट आपका जो है उससे भी आपका एक मार्जिन रहती है। अगर आपका वेट पहले ही 40s में है या 38 भी किसी किसी का रहता है, देन दे हैव वेरी मच स्कोप कि आप उसमें 18 किलो या 20 किलो भी बढ़ा लेंगे तो यू विल रीच अप टू 60, सो दैट डजंट मैटर। बट अगर आपका पहले ही वेट 85-90 kgs है, आप ओबेज है, तो you don't have so much of margin to gain weight, so you have to take balanced diet. Balanced diet in the sense कि आपको कार्ब्स की मात्रा थोड़ी कम करनी रहेगी, because you are having already surplus amount of fat and energy with you, so that can be used, and proteins and other supplements that can be added in your diet. तो हाउ मच शुड यू गेन वेट? अब ये सब देखने के बाद हमें पता रहेगा कि कैसे कितना वेट हमें गेन करना चाहिए एक्चुअल में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे पहले 3 महीने, अगर पहले 3 महीने में देखेंगे तो किसी किसी का वेट लूज भी हो जाता है या गेन नहीं भी होता है, बिकॉज ऑफ नॉशिया, वॉमिटिंग एंड नॉट एबल टू ईट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका वेट गेन जो है वो स्टार्टिंग से हो, इट मे बी 1 kg, और
इवन इन -1 और -2 kgs भी हो सकता है. देन यू ग्रेजुअली टेक लाइक डाइट, आपका जो प्रेगनेंसी के जो सिकनेस के प्रॉब्लम्स है, देन दे स्टार्ट रिजॉल्विंग आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर. लाइक 4th मंथ से यू कैन ईट प्रॉपरली एंड यू हैव ऑल द सिम्टम्स रिजॉल्व. तो आपको एपेटाइट भी लगेगा, यू कैन हैव द टेस्ट ऑल्सो. सो द डाइट इम्प्रूव्स. Then every month it is said that ki 2 pounds per month, 2 kgs per month you can gain weight up to 2 kgs only. So एक महीने में आपके पास 2 किलो का ही मार्जिन है. अगर 2 किलो से ज्यादा बढ़ता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. यू कैन लैंड अप इन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लड प्रेशर और diabetes mellitus. Again, in third trimester, weight gain increases. Weight increases rapidly. So you have to be conscious about your diet, about your pregnancy, about the baby's weight gain. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का वेट बढ़ेगा. कभी कभी ऐसा भी होता है मदर का वेट बढ़ता है बट बेबी का नहीं बढ़ता है. So if it is associated with any other medical complications, that you have to screen with investigations and sonography. So another myth is about sonography. So what is this? If you will see like a lesion on the baby's back after 9 months of your pregnancy and delivery, so how will it feel? क्योंकि ये जो लीजन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, मेनिंगोमाइलोसिल हो सकता है, एनकेफेलोसिल हो सकता है, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, या ब्रेन नहीं बना हो सकता है. सो दे कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स लाइक यूट्राइन एनोमलीज है या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज है, दैट कैन ऑल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी. और डिलीवरी के बाद में बेबी के लिए भी फेटल लीथल हो सकते हैं. सो ऑल दिस कैन बी डायग्नोस्ड ऑन सोनोग्राफी. You all know that sonography is a boon. फिर भी कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है. They are reluctant to do sonography in initial phase of development. जैसे कि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि सोनोग्राफी नहीं करवानी है, बार बार नहीं करवानी है, बार बार नहीं करवानी, बिकॉज दे फील दैट इट इज हार्मफुल. And one patient said कि ultrasonography is harmful for my baby, so I won't do sonography till my 5 months are over. So what will you do if 5 months are over? The pregnancy is 22 weeks of gestation. The baby's growth is complete, like structure जो है basic, that is completed by this period of gestation. So ultrasonography, it is the most convenient, commonly used, easy to use, painless, and it yields so much of information about the baby, about the growth of the baby, about the structure of the baby, like placenta, any abnormalities, any other associated abnormalities like ovarian cyst है या फिर fibroids है या stones है, any damn thing which you cannot suspect from outside. So आपके लिए sonography is very very useful. और हम ये नहीं कहते कि बड़े लोगों की बात नहीं माननी चाहिए. इट इज अ कंबाइंड अप्रोच. वी रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी रिस्पेक्ट देम एंड वी ऑल्सो ओबे देम. तो कहीं ना कहीं अगर हमें कुछ चीजें लॉजिकल है जिससे कि प्रेगनेंसी को हार्म नहीं हो रहा है या फिर आप उस चीज को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड डू, वेदर इट इज अ मिथ और नॉट, बट वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. एंड यहाँ पे जो बात हो रही है, इट इज बेनिफिशियल फॉर योर बेबी. इफ यू आर नॉट डूइंग सोनोग्राफी, मे बी यू आर मिसिंग सच टाइप ऑफ लीजन्स. सो इट इज नॉट गुड कि अगर आप 9 months के बाद जब डिलीवरी होती है एंड यू फेस सो मच ऑफ ट्रॉमा एंड सम कंडीशंस आर सो लीथल दैट द बेबी कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट, या फिर उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि पैरालिसिस हो सकता है पैरों का, एंड लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा बन सकता है. तो सोनोग्राफी इट गिव्स अस so much of information, जैसे कि हम बेबी को अंदर से देख पा रहे हैं, दैट इट इज वेरी यूजफुल. और ये इसके प्रोटोकॉल होते हैं. 3rd month sonography, NT scan, and the 5th month at the end of 18 to 20 weeks के बीच में अगर हम करते हैं तो जो एनोमली स्कैन के बाद से जाना जाता है या फिर टारगेट स्कैन व्हाटएवर, तो वो आप करवाने से ये सारी चीजें हमें जल्दी पता चल सकती है एंड हम इसके बारे में जल्दी एक्शन भी ले सकते हैं.
अनदर myth is don't cross river in 8th month of pregnancy. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि हम 8th मंथ में तो चेकअप के लिए नहीं आ पाएंगे बिकॉज मे बी दे आर फ्रॉम सम अदर विलेज और नियर बाय पेरिफेरी से. सो ऐसा क्यों है? ये पुराने जमाने या फिर उस टाइम की बात थी. सिचुएशंस जैसे चेंज होती है, हम वो सिचुएशन के हिसाब से हमें भी हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल्स, हमारा जीने का तरीका या सोचने का तरीका बदलना होता है. सो ये जो डिक्टम बना था कि डोंट क्रॉस रिवर इन 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत पहले का बना था. उस समय रोड्स अच्छी नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा कभी बरसात के दिन है तो पानी होता था. सो दैट टाइम द प्रेग्नेंट लेडी हैज टू वॉक ऑन थ्रू दिस ऑल द कॉम्प्लिकेटेड लाइक जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही कम्बरसम हो सकता था और डिलीवरी के चांसेस और भी बढ़ सकते थे, प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ सकते थे. और उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी बेबी केयर के लिए, एनआईसीयू केयर के लिए. सो दैट टाइम इट वाज लाइक दैट कि डोंट क्रॉस रिवर इन 8 मंथ ऑफ एज. बेसिकली दे वांटेड टू restrict the preterm labor chance because of less of the facilities and road transportation. बट अभी जो है आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से या फिर अपने जो भी अगर चेकअप के लिए आपको जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते. देर आर सो मेनी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. trains and flights are very good. You can travel safely by these routes. And इवन अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोविड you can avoid public transport or you can take all the precautions and do your journey. So another myth is सबने सुना ही होगा कि मॉर्निंग सिकनेस इट हैपेंस ओनली इन मॉर्निंग. कई पेशेंट्स आते हैं जो कि शाम को भी उनको वॉमिटिंग होती है. सो इट इज ऑल रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ओनली बिकॉज मॉर्निंग सिकनेस बहुत सारे लोगों में मॉर्निंग में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसका नाम मॉर्निंग सिकनेस रखा मतलब बोला गया. अदरवाइज इट कैन हैपन इन एवरी पीरियड ऑफ द डे. So it can happen in morning or it can happen in evening also. Another myth was कि babies delivered in 7th month can survive but not in 8th month. जो कि हमने बात की थी अभी कि लोगों का पहले ये सोच था कि रिवर क्रॉस नहीं करना है 8th मंथ में या फिर जो भी है. और एक इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ था कि अगर मान लो बेबी 8th मंथ में डिलीवर होता है तो वो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट लॉजिकल. अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ चार्ट जैसा रहता है. यू कैन सी कि बेबी का वेट जो होता है 28 वीक्स तक के 1 kg होता है अप्रोक्सीमेटली बिकॉज 7 months इट टेक्स ओनली 1 kg ऑफ बेबीज वेट. पर जैसे जैसे 8th और 9th मंथ के में बेबी का वेट रैपिडली गेन होता है. सो जितना बेबी का वेट अच्छा रहेगा उतने ही उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा रहेंगे. इट ऑल डिपेंड, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन बेबीज बर्थ वेट एंड पीरियड ऑफ जेस्टेशन या और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. इट डजंट मीन दैट कि अगर 7 मंथ में हो जाएगा तो हो सकता है बेबी ठीक है, 8 मंथ में होगा तो नहीं हो सकता है. इट इज एक्चुअली नॉट लॉजिकल. सो अभी तो खाने पीने की बात हमने बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड टू डाइट भी है एंड जेंडर बेस्ड मिथ्स भी है. बट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शन वी आर नॉट कवरिंग ऑल द थिंग्स. अनदर कॉमन मिथ इज डोंट डू एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी एंड डू बेड रेस्ट. अब अगर आप सिर्फ बेड रेस्ट करते हो या फिर एक्टिव नहीं रहते हो सो यू कैन लैंड अप इन सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है. So exercise it offers potential benefits to both maternal and fetal health. सबसे पहला तो होता है कि डिस्ट्रेस. इट रिलैक्सेस योर बॉडी, इट रिलैक्सेस योर माइंड एंड इट गिव्स यू सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड स्टैमिना टू डू ऑल द वर्क, डेली रूटीन वर्क. और जो प्रेगनेंसी के एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बट इट लीड्स टू मेजर morbidity during pregnancy like backache, leg cramps या constipation, bloating या swelling. ऐसे कुछ complications है जिससे कि आप पूरा दिन आप परेशान रहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, you cannot concentrate on your baby's development या फिर आपको जो भी कुछ करना होता है mentally you are not relaxed. So that also affects the baby's growth.
एक्सरसाइज करने से आपका मूड एंड एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, यू कैन स्लीप बेटर, यू विल नॉट गेन एक्सेस ऑफ वेट, एंड तो जो मसल टोन, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, एंड्योरेंस है, ऑल इंक्रीजेस बाय डूइंग एक्सरसाइज। इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है जो कि कम हो सकते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर आपका जो एक्सेसिव वेट गेन है, या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। You can easily go in normal labor and it improves the tone of abdominal and pelvic floor muscles, or even aerobics है, swimming है, this all you can do during exercise. It will give you so much of benefits, जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ही आसानी से मतलब ये जर्नी को आप आसानी से पार कर पाओगे। सो हाउ मच एक्सरसाइज शुड यू डू? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अब मैं पहले तो कुछ नहीं कर रही थी, अब क्या करूं, व्हाट शुड आई स्टार्ट विथ? सो you if you're doing exercises prior to conceiving, then it is all good. You can continue with the exercises, moderate amount of exercises, moderate intensity, and at least 30 minutes आप अपने 5 days a week या most of the days of the week you can do. अवॉइड एक्सरसाइजेज इन्वॉल्विंग लाइक अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या फिर कहीं कुछ रिस्क है गिरने की, या बैलेंस नहीं आपका रह रहा है, या स्कूबा डाइविंग आपको नहीं करना है। सो इफ यू आर हैविंग सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, लाइक अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी है, इफ यू आर हैविंग अ ब्लीडिंग हिस्ट्री, या फिर चक्कर जैसा लगता है, या पहले कोई प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है, या हार्ट डिसीज है, या ब्लड प्रेशर है, सो you have to consult your doctor and don't do exercises. So before starting exercises, take consent of your gynecologist or your treating gynecologist. अनदर मिथ हमने जो भी देखा है बहुत ही कॉमनली है कि पीपल स्टॉप टेकिंग सप्लीमेंट्स इन देयर 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड बिकॉज दे फील दैट कि अगर ये हम लेते रहेंगे, सो इट विल इंक्रीज टू मच ऑफ माई बेबीज वेट टू डिलीवर नॉर्मली। मतलब अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा बेबी का तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। सो इट इज नॉट सो, बिकॉज अभी हमने जैसे देखा कि 9th 8th एंड 9th मंथ इट इज हैविंग मच ऑफ द डिमांड्स। आपके जो प्रेगनेंसी में बेबी का वेट गेन इसमें ड्रास्टिकली गेन होता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड टेक सप्लीमेंट्स, बिकॉज बेबी की डिमांड्स भी बढ़ रही है। मे बी इफ यू आर नॉट टेकिंग अ डाइट प्रॉपरली तो आपके बेबी को इसकी कमी हो सकती है, स्पेशली आयरन, फॉलिक एसिड्स एंड multivitamins, minerals, vitamin D3, calcium, all this can lead to decreased growth. Even protein supplements आपने लेना चाहिए। Starting from before conception you can start with folic acid, जिससे कि आपके बेबी को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है या ब्रेन के कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है वो भी ना हो। Another commonly shared लाइक कि जो कि बहुत से लोगों में कॉमनली देखा गया है, पूछते हैं कि पहला सीजर हो गया है, once a cesarean always a cesarean, is it true? पेशेंट्स पूछते हैं क्या इस बार भी सीजर ही होगा, जरूरी है सीजर ही होगा? सो मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर नॉर्मल डिलीवरी? सो अभी जैसे हमने बात की, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द प्री प्रेगनेंसी, लाइक वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी you have to see for some of the points कि जैसे आपका प्री प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना आपका वेट है, हाउ इज योर डाइट, एंड हाउ you are going to cope up with all the 9 months of journey. So it all depends on that. You can deliver normally surely, around 50 to 80% of delivery chances रहते हैं। एक बार अगर सीजेरियन होता है तो you can deliver normally, but you have to be under monitoring of the doctor. Like अगर प्रेगनेंसी पहला एक सीजेरियन है, then how is your placenta? अगर वो adherent है तो then you cannot go for normal delivery. या फिर अगर 2 सीजेरियन है, आपका स्कार थिकनेस कम हो रहा है, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या बेबी का ग्रोथ कम हो रहा है, या पानी ज्यादा है, वॉट एवर, ट्विंस है, so it can lead to complications in pregnancy and it can lead to difficulties in deliveries also. So you can consult your doctor and she can guide you or he can guide you properly कि आपका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, और वो देख के हम उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि
नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है या सिजेरियन के. सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर गोइंग थ्रू ऑल द 9 months एंड हाउ व्हाट इज द सिचुएशन एट टाइम ऑफ लेबर. Another thing is, I don't need to follow in any prayers or lifestyle changes. जो भी मैं अभी कर रही हूँ, that is enough. गर्भ संस्कार is not necessary. बहुत से लोग सोचते हैं करना है, बहुत से लोग सोचते हैं नहीं भी करना है. बट हमारे बड़ों ने जो हमें संस्कार दिए हैं, हमें जो सिखाया है, वो अगर हम हमारे बच्चों में पास ऑन करना चाहते हैं या उससे भी और कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, then you have to follow some of the lifestyle changes during pregnancy. आपका माइंडसेट, आपका इमोशनल स्टेटस, ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए. गुड न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड्स फिजिकल हेल्थ, बट अगर आपको मेंटल हेल्थ या बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन है या इमोशनल क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, दैट यू वांट टू इंक्रीज, तो गर्भ संस्कार इज अ साइंटिफिक वे. ये हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच समझ के बनाया था और इसे अभी साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा रहा है. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी हम इसे मान रहे हैं. And it's a very scientific way of molding mental health of unborn child, because you cannot see your child, but you love the child so much that you want to give every single like छोटी से छोटी चीज भी आप उसके लिए करना चाहते हो कि कोई चीज मिस ना हो या मैं कोई गलती ना करूँ. सो you should follow all the lifestyle changes, या आपका relaxation है या meditation है या prayers है, whatever you like. You can hear stories, you can hear music, you can talk to the baby, जो गर्भ संवाद के तरीके से हम बोलते हैं. So it all leads to emotional well-being. आपके बेबी का spiritual question भी बढ़ता है. आप अगर कुछ अच्छे logical questions है, puzzles है, या फिर whatever, if you read nice books and if you hear nice books, आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, आप अच्छा सात्विक खाना खाते हैं, तो definitely you will have a very brainy and beautiful child. So if you want to inculcate all the qualities like peaceful soul या फिर एक happy soul, या फिर आपको जो भी qualities चाहिए है, आप अपने आसपास के लोगों से या बड़ों से हेल्प ले सकते हैं. या आजकल मोबाइल तो बहुत यूज होता है, तो यू कैन डाउनलोड सम एप्स और whatever you want from your mobile, and you can use the positive change in your life. So if you have any other queries or any other questions, then you can share with us and we will definitely answer all your questions. And next session में हम इसके बारे में जरूर से बात करेंगे. So this is all for today, and we hope you liked it, and you can post the comments or your questions in the chat box, and we will answer them in next session. Thank you.